नमस्कार। 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के सशक्तिकरण, अधिकारों और समानता के संकल्प के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक विश्व में स्त्री समानता का विमर्श भले ही 19वीं 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ हो, किंतु भारत की सांस्कृतिक परंपरा में नारी को प्राचीन काल से ही अत्यंत उच्च और सम्मानित स्थान प्राप्त रहा है। प्राचीन भारतीय समाज में स्त्री केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो ज्ञान, धर्म, कला और युद्ध समेत सभी क्षेत्रों में सक्रिय सहभागिता रखती थी। प्रतीत होता है उस समय स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्थाएं भी थीं। वे वेदों का अध्ययन करती थीं और दार्शनिक वाद विवाद में भी पर्याप्त भाग लेती थीं। प्राचीन भारत की विदुषी स्त्रियों में से एक ऐसा ही नाम था गार्गी का, जो वैदिक कालीन भारत की उन विलक्षण स्त्रियों में से थीं जिन्होंने ज्ञान और तर्क के क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष ही नहीं, बल्कि कई बार उनसे आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। उनका पूरा नाम गार्गी वाचक्नवी था। वे गर्ग गोत्र में उत्पन्न ऋषि वाचक्नु की कन्या थीं। इसी कारण उन्हें गार्गी वाचक्नवी कहा गया। वे प्राचीन भारत की सुप्रसिद्ध दार्शनिक, वेदों की मर्मज्ञ, व्याख्याकार और ब्रह्म विद्या की ज्ञाता ब्रह्मवादिनी के रूप में प्रतिष्ठित थी, क्योंकि वैदिक परंपरा में ब्रह्मवादिनी वो स्त्री कहलाती थी जो वेद इत्यादि का अध्ययन कर ब्रह्म तत्व पर स्वतंत्र चिंतन किया करती थी और शास्त्रार्थ करने की अधिकारिणी हुआ करती थी। गार्गी का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद के 6वें और 8वें ब्राह्मण में मिलता है। इस उपनिषद के अनुसार एक बार मिथिला के राजा जनक ने विदेह राज्य में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उस समय देश भर से आमंत्रित ऋषि और विद्वान उपस्थित थे, जिनमें महान ऋषि याज्ञवल्क्य भी थे। राजा जनक ने घोषणा की थी, जो इस सभा में ब्रह्म तत्व को जानने वाला सर्वश्रेष्ठ विद्वान होगा, उसे वो 1000 गायें देंगे, जिनकी सींगें और खुर सोने से मढ़े होंगे। इस घोषणा के बाद महर्षि याज्ञवल्क्य, जो खुद को कुंडलिनी योग में निपुणता के कारण सर्वश्रेष्ठ मानते थे, उन्होंने अपने शिष्य सोम श्रवस को गायों को हाँक लेने का निर्देश दे दिया। लेकिन सभा में उपस्थित 8 अन्य विद्वानों ने उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती देते हुए रोक लिया। इन 8 विद्वानों में एक गार्गी भी थी। अब आप सोच सकते हैं, प्राचीन पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष विद्वानों की सभा में गार्गी का उपस्थित होना, और न केवल उपस्थित होना बल्कि साथ ही वाद विवाद करना उन्हें अद्वितीय विद्वान बनाता था। गार्गी वैदुष्य का, सौंदर्य का, सामंजस्य का, तर्क का अद्भुत सामंजस्य और सोच है, जिसकी भूमिका यहाँ तक कि वेदों की ऋचाओं के लेखन में भी जुड़ी हुई मानी जाती है। वैदुष्यता का वह चरम है गार्गी। आज की स्त्री का आदर्श गार्गी होना चाहिए। और जब हम आज वर्तमान में इस बात करते हैं कि स्त्री की आज़ादी, स्त्री की स्वतंत्रता, गिव टू गेन की बात करते हैं, तो ये गिव टू गेन की परंपरा हमारे यहाँ हज़ारों साल पहले शुरू हुई। बीच में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई, मुगलों के आक्रमण हुए, तरह तरह के हमले हुए, परतंत्र हुआ देश। इस परतंत्रता से मुक्ति के द्वार स्त्री ने जब खोले हैं, तो शिक्षा से, जिसके सूत्र, जिसके बीज हमें गार्गी मैत्रेयी के रूप में पहले से मिलते रहे। उन्होंने याज्ञवल्क्य से बुनाई की उपमा का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछने प्रारंभ किए। बुनाई, जो सामान्यतः स्त्रियों की सिलाई बुनाई के कार्य के साथ जोड़ा जाता था, पर यहाँ वो एक गूढ़ दार्शनिक अर्थ ग्रहण कर लेता है। उन्होंने पूछा, यह समस्त जगत जल पर आगे पीछे बुना हुआ है, तो जल किस पर बुना हुआ है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वायु पर। गार्गी प्रश्न पर प्रश्न करते हुए आगे बढ़ती रही। वायु किस पर, आकाश किस पर, और अंततः वो प्रश्न सामने आया जिस पर संपूर्ण सृष्टि ही बुनी हुई है, अर्थात ब्रह्म पर। जब प्रश्नों की गहराई ब्रह्म की ओर पहुंच गई, तो याज्ञवल्क्य ने गार्गी को सावधान किया कि वो उस अंतिम सत्य की सीमा को पार न करे, नहीं तो उसका सर फट जाएगा।
गार्गी मौन हो गई, पराजित होकर नहीं बल्कि उस गूढ़ सत्य की गंभीरता को स्वीकार करते हुए। गार्गी के बैठते ही दूसरे विद्वान याज्ञवल्क्य से प्रश्न करने लगे, और जब ये 7 विद्वान भी उन्हें पराजित नहीं कर पाए तो गार्गी पुनः उठ खड़ी हुई। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे ब्राह्मणों, मैं इस पुरुष से 2 प्रश्न पूछूंगी। यदि वो उत्तर दे सके तो आप में से कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकेगा। आप सोच सकते हैं, हजारों विद्वानों की सभा में एक स्त्री की यह उद्घोषणा केवल एक सामान्य बात नहीं थी, ये तो उसके आत्मविश्वास और विद्वता का साक्षात प्रमाण था। उन्होंने याज्ञवल्क्य को युद्ध उपमा में चुनौती देते हुए कहा, जैसे काशी या विदेह का कोई वीर क्षत्रिय योद्धा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर 2 बाण हाथ में लेकर शत्रु को ललकारता है, वैसे ही मैं आपको 2 प्रश्नों से चुनौती देती हूं। सोचिए क्या दृश्य रहा होगा वो जब गार्गी ज्ञान और विद्वता से याज्ञवल्क्य को योद्धा की तरह चुनौती दे रही थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा, जो कुछ पृथ्वी के नीचे है, जो आकाश से ऊपर है, जो इनके बीच में है, वो सब किस पर स्थित है? यह प्रश्न ब्रह्मांड के अंतिम आधार के बारे में था, जहां अस्तित्व के मूल तत्व के बारे में प्रश्न पूछा गया था। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, सब कुछ अविनाशी अक्षर पर आधारित है। वो अक्षर जो ना स्थूल है, ना सूक्ष्म, ना छोटा, ना बड़ा, उसी के आदेश से सूर्य और चंद्रमा स्थित हैं। वही सब देखता है पर उसे देखा नहीं जा सकता, वही सुनता है पर उसे सुना नहीं जा सकता। वो है अक्षर ब्रह्म, जो अपरिवर्तनशील, अनंत और सर्वव्यापी है। याज्ञवल्क्य के उत्तर को सुनकर गार्गी ने उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया, लेकिन ये स्वीकारोक्ति उनकी पराजय नहीं थी, बल्कि ये तो सत्य को पहचानने की उनकी बौद्धिक ईमानदारी थी, और वो पहले से ही ये जानती थीं। उन्होंने अन्य विद्वानों से कहा, यदि आप केवल इन्हें प्रणाम कर बच निकलें तो स्वयं को भाग्यशाली समझिए, क्योंकि आप में से कोई भी इन्हें परास्त नहीं कर सकता। गार्गी की इस घोषणा से सभा में चुप्पी छा गई। याज्ञवल्क्य की विद्वता सभी ने स्वीकार कर ली। राजा जनक द्वारा दी गई गायों को उनके शिष्य हाँक ले गए, लेकिन उनसे भी ज्यादा सम्मान और वाहवाही उस सभा में गार्गी की हुई। स्वयं याज्ञवल्क्य ने उनकी विद्वता की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें परम विदुषी की संज्ञा दी। गार्गी केवल एक विदुषी ही नहीं थी, बल्कि तर्क शक्ति, निर्भीकता और बौद्धिकता की एक प्रतीक थी। याज्ञवल्क्य से उनके प्रश्नों को भारतीय दर्शन के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सिद्ध करता है कि उस काल के भारतवर्ष में स्त्रियां केवल सामाजिक संरचना का हिस्सा मात्र नहीं थीं, बल्कि ज्ञान परंपरा की सृजनकर्ता थीं, उसकी वाहक और संरक्षिका भी थीं। आज महिला दिवस के दिन इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य भारतीय सनातन परंपरा में महिलाओं की मजबूत स्थिति को दर्शाना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।